नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चक्रवर्ती बिहार अड्डा 24/7 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साइंस का क्लास भाई चंदन सर के साथ आपका स्टार्ट हो गया है, तो सारे लोग एक बार फिर से जुड़ेंगे चंदन सर के साथ 11 से 12 रेगुलर क्लासेस के। आज दीपावली का समय, आज दीपावली की रात्रि आपके साथ चंदन सर जो है आपके साथ अवेलेबल है भाई। वही क्वेश्चनों को लगाएंगे फिर से जो आपका प्रीवियस क्लासेसों में चलता रहा है और आगे भी आपका पढ़ेंगे। तो सारे लोगों को एक बार जो है गुड इवनिंग एवरीवन, और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस साल की जो दीपावली है आपकी, इस साल की दीपावली जो है एग्जाम के समय में हुई है। अगली साल जो दीपावली हम बनाएंगे अपने सिलेक्शन के साथ बनाएंगे भाई। अपनी दीपावली जो अगले साल बनेगी वो अपने सिलेक्शन के साथ बनेगी। इसी जज्बे के साथ आज का क्लास करना है और सारे लोगों को जो है इसी दीपावली के शुभकामनाओं के साथ जो है आगे बढ़ना है भाई, है ना। तो सारे लोगों को हैप्पी 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 वाली दीपावली, तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं है भाई। तो सारे लोग जो है एक बार फिर से जुड़ जाएं। चंदन सर का क्लास हो गया 11 से 12 जो है आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, तो आज भी आपका क्लासेस है, तो सारे लोगों को जुड़ना है और दीपावली के समय में देखते देखते और आंसर लगाते लगाते आपको दीपावली भी बनाते रहेंगे भाई। तो सारे लोग तैयार हैं, क्वेश्चनों की तरफ लगाएंगे, है ना। तो सारे लोग तैयार है। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी हैप्पी वाली दीपावली आपको सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दीपावली के अवसर में। चलिए तो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे तो आज का समय आपका दिवाली का समय है, तो आप सभी जानते हैं कि दिवाली के समय में बम फटाखा फोड़े, एंजॉयमेंट करें और क्लास को लेते चले। चलिए तो बिहार अड्डा 24/7 की तरफ से आपको सारे अड्डा परिवार की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। तो इस दिवाली के अवसर में आपको इस चैनल के लिए आपको क्या करना है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या मिलने वाले कि आने वाली परीक्षाओं की हर एक डिटेल, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। तो बिहार अड्डा 24/7 आपके लिए डे एंड नाइट काम करता है, तो आप इस चैनल को क्या करें भाई, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो क्वेश्चन को लगाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ आएंगे। सारे लोग चलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए तो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे तो आपको अड्डा परिवार की तरफ से, बिहार अड्डा 24/7 की तरफ से, चंदन सर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार के लिए, आपके लिए सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि हार्दिक हार्दिक आपकी शुभकामनाएं हैं दीपावली के अवसर में। ठीक है, तो आज एग्जाम के समय में दिवाली पड़ी है, अगले साल की दिवाली हमको बनाना है इस मोटिवेशन के साथ कि अगली दिवाली हमारा क्या है, सिलेक्शन के साथ है भाई। अगली दिवाली सिलेक्शन के साथ, है ना। चलिए तो चलते हैं, क्वेश्चनों की तरफ लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है और आंसर देना स्टार्ट करना भाई। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर देना स्टार्ट करिए कि पीतल हवा में फीका रंग किसकी उपस्थिति के कारण मिलता है। मतलब पीतल जो है, पीतल का हवा में फीका रंग किसकी उपस्थिति के कारण मिलता है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना, सारे लोग क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, कि ऑक्सीजन के कारण पीतल का रंग जो है फीका पड़ रहा है, कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हो रहा है, कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, कि नाइट्रोजन के कारण हो रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए, फटाक से लगाइए, है ना। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि क्या बोल रहा है कि पीतल हवा में फीका रंग किसकी उपस्थिति के कारण मिलता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं भाई, जल्दी से। हाँ, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। हाँ तो बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सेम टू यू। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि पीतल हवा में फीका रंग किसकी उपस्थिति के कारण मिलता है। तो पीतल का हवा में फीका रंग किसकी उपस्थिति के कारण मिलता है, तो इसका नाम क्या है। तो सारे लोगों को एक बार आंसर देख ले। हाँ, तो इसका आंसर क्या है भाई, तो इसका आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है, बी है। तो बी आंसर जो आपका सही है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या हो रहा कि पीतल जो है हवा में फीका रंग किसकी उपस्थिति के कारण दे रहा है। तो ये आपका किसकी उपस्थिति के कारण भाई, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो पीतल का रंग हवा में आपका फीका पड़ जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, इसका आंसर आपका लगाएंगे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दूसरे नंबर का है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है, समय आपका चल रहा है 21 सेकंड का समय, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए भाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी जो जानता नहीं है, एक आदमी जो जानता नहीं है कि कब खाना बंद करना है। ठीक है, एक आदमी जो जानता नहीं है कि कब खाना उसे बंद करना है, भाई पीड़ित है, खाता ही जा रहा है, उसको पता नहीं कि कौन सा बीमारी हो गया भाई।
भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो कौन सी बीमारी से पीड़ित है वो व्यक्ति। भाई आदमी जानता ही नहीं है उसे खाना कब बंद करना, खाता ही जा रहा है, तो इस बीमारी को क्या कहा जाएगा, वो कौन सी बीमारी से जो है ग्रसित हो चुका है। तो लगाइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर आपका क्या है, बिल्कुल ए आंसर। जितने लोग लगा रहे हैं ए को, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, तो ए जो है राइट दी आंसर है। तो ए जो है आपका राइट आंसर है कि बुलिमिया बीमारी के कारण उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है, उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है कि वो खाने की समस्या से ग्रसित हो चुका है, उसे खाना जितना भी खा रहा है उसे कम ही लग रहा है। तो ये कौन सी बीमारी है, तो इसे बुलिमिया के नाम से जानी जा रही है। दूसरी बारी अगर देखो मधुमेह लिखा हुआ है, तो मधुमेह मतलब आपको क्या है कि हाई हार्मोन्स जो हमारे अग्नाशय पैंक्रियास से रिलीज होता है, अगर ये क्या हो रहा है, ये आपका इंसुलिन को स्रावित नहीं करता है, तो मधुमेह जैसी बीमारी जो है हमारे शरीर में लग जाती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये जेनेटिक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे जेनेटिक बीमारी भी कहा जाता है, जो हमारा कैसे हो रहा है कि अगर पिताजी को है तो हमको होने की भी संभावना बन ही जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए कि क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरे क्वेश्चन में आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन से तीसरे क्वेश्चन में आए, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि एक बैरल तेल में निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। एक बैरल तेल जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए भाई, तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए सारे लोग। तो गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो हैप्पी दिवाली चल रहा है भाई, तो दिवाली के समय चंद्र सर का क्लास भी हो रहा है, तो क्लास में देखते हुए और आंसर लगाते हुए आपको दिवाली बनाना भी है भाई, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो क्या बोल रहा है कि एक बैरल तेल में निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो एक बैरल तेल है जो निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होता है किसके, तो बिल्कुल सही आंसर आपका लगा दें एक बारी सारे लोग जो है आंसर लगा दें। तो किसके बराबर होगा, एक बैरल तेल जो है किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर क्या है आपका, तो 159 लीटर के बराबर होता है। कितना होता है, तो 159 लीटर के बराबर होगा। तो एक बैरल तेल जो है किसके बराबर होता है, तो एक बैरल तेल निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, तो 159 लीटर के बराबर होगा। ये इसका राइट दी आंसर है, 159 जो है इसका राइट दी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 5वें नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपके पास है, आंसर आपके पास है, तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए। जितने लोग देख रहे हैं एक बारी जो है शेयर कर दो भाई, एक बारी शेयर कर दो। देखो आज दिवाली के समय में भी हम आपसे क्लास ले रहे हैं कि अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए, अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए भाई। हमारा कर्म, हमारा धर्म क्या है, आपको पढ़ाना। तो हम आपके लिए रात के 11 बजे भी दिवाली के अवसर में भी आपका क्लास ले रहे हैं। तो मतलब आप सोच लीजिए कि एक टीचर का डेडिकेशन, एक चैनल का डेडिकेशन, एक इंस्टीट्यूट का डेडिकेशन क्या होता है एक विद्यार्थी के लिए। तो वही विद्यार्थी का भी डेडिकेशन क्या होना चाहिए, अपनी परीक्षा के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अभी तक पढ़ना स्टार्ट जिसने नहीं किया तो उसे स्टार्ट कर देना भाई। तो लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्टेन नंबर जो है इसका उपयोग किसकी गुणवत्ता का जांचने के लिए किया जाता है या मापने के लिए किया जा रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर लगाए कि ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। तो ऑक्टेन नंबर का उपयोग या प्रयोग अगर देखा जाए तो किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है, कि ऑयल है, कि पेट्रोल है, कि कैरोसिन है, या आपका परफ्यूम ऑयल है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाएं, सारे लोग क्वेश्चन का आंसर लगा दे। इससे पहले जल्दी से एक बारी लिंक को फ्लोट कर दो भाई, लिंक को फ्लोट कर दो जल्दी से, है ना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। तो आपके पास ऑयल है, आपके पास पेट्रोल है, आपके पास कैरोसिन है, आपके पास परफ्यूम है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाएं। तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है, तो ये पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, जैसे पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। जैसे अगर डीजल अगर पूछेगा तो डीजल को अगर मापा जाएगा, उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो सीनेट नंबर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए, आपके पास है 6वें नंबर का क्वेश्चन के बाद, 6वें नंबर का क्वेश्चन के बाद आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना फटाक से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य गायों की तरह घास को पचा नहीं सकता। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य गायों की तरह जो है घास को पचा नहीं सकता है, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। कि मनुष्य जो है गायों की तरह घास को पचा नहीं सकता, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। इसका आंसर लगाना है आपको कि मनुष्य जो है गायों की तरह जो है घास को पचा नहीं सकते, किसकी उपस्थिति के कारण। तो आपके पास पहला ऑप्शन दे रहा है कि घास में क्लोरोफिल आपका है, घास में क्लोरोफिल है, इस कारण से हम पचा नहीं पाते हैं। या घास में कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कारण से हम इसे
इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कि घास में सेल्यूलोज के होने के कारण हम इसे पचा नहीं पा रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए भाई। क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि मनुष्य गायों की तरह घास को पचा नहीं सकता, कि मनुष्य जो है गायों की तरह घास को पचा नहीं सकता, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है, किसका उपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि घास में क्लोरोफिल, घास में कीटनाशक, घास में सेल्यूलोज, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर लगा दिए भाई फटाक से। तो सारे लोग क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि क्या होने वाला है। तो इसका आंसर सब लोग जानते हैं, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, तो इसका आंसर आपका सी आंसर राइट दी आंसर होगा। सेल्यूलोज जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन जो किसको कहा जाता है, जो पादप में पाया जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपका जो है सी आंसर बिल्कुल सही होगा कि सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण, सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण हमारा मनुष्य अगर उसे खाता है, मतलब मनुष्य अगर इसे गायों की तरह अगर खाएगा तो उसे पचा नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होती है, सेल्यूलोज उपस्थित होती है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो इसका आंसर आपका सी जो है बिल्कुल राइट दी आंसर है, सी जो है बिल्कुल राइट दी आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है। नंबरिंग आगे पीछे हो गई कोई बात नहीं है, तो नंबरिंग जो है ऊपर नीचे आपका हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए कि क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए कि क्या बोल रहा है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर बनाइए कि क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है कि जो कार्बन का अपरूप नहीं कहा जाता है। तो इसमें से क्या है, तो हीरा है कि ग्रेफाइट है कि फ्लोरीन है कि ग्लास है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन एक है कि जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कार्बन का अपरूप नहीं है भाई। तो कार्बन आपका पता है कि कार्बन के अपरूपों को दो प्रकार का बांटा जाता है, एक जिसे क्रिस्टल कार्बन कहा जाता है और एक आपका अक्रिस्टलीय कार्बन कहा जाता है, एक क्रिस्टल और एक आपका अक्रिस्टल। तो इस क्वेश्चन में आंसर बताना है कि कौन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। तो जल्दी से आंसर लगा दीजिए, जल्दी से आंसर लगा दीजिए कि क्या आंसर होने वाला है। तो जल्दी से आंसर लगाएं भाई कि क्या आंसर होगा। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर अगर आपका देखा जाए तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कार्बन का, तो कार्बन जो है, कार्बन का अपरूप क्या होता है। तो कार्बन के अपरूपों को दो प्रकार के रखा जाता है, एक जो होता है जैसे हम क्या बोलते हैं, तो एक को कहा जाता है क्रिस्टल कार्बन और एक को कहा जाता है अक्रिस्टल कार्बन, ठीक है। तो क्रिस्टल कार्बन को अगर आप देखेंगे तो इसके कितने भाग होते हैं सॉरी, तो इसका कितना भाग होता है, तो 3 भाग होता है। एक होता है आपका हीरा, दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा आपका होता है ग्रेफाइट, और तीसरा हमारा कौन सा होता है, तो एक हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है और तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा इसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखा है जैसे हम फ्लोरीन के नाम से जाना जा रहा है। तो फ्लोरीन जो है ये हमारी क्या होता है, तीसरा पार्ट कहा जाता है किसका, क्रिस्टल पार्ट का, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अक्रिस्टल पार्ट का कितना भाग होता है, तो अक्रिस्टल भाग का 2 भाग होता है। एक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीरा कोयला कहा जाता है, मतलब काला डायमंड जैसे बोल रहे हैं, तो कोयला है। और दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा होता है चारकोल। तो आप जानते हैं कि ये क्या कहा जाता है, तो कार्बन के अपरूपों को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक अक्रिस्टल है और एक आपका क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल के 3 प्रकार होता है, एक आपका हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा आपका फ्लोरीन है। और अगर इसको देखेंगे आपका अक्रिस्टल को अगर देखेंगे तो इसके 2 प्रकार होता है, एक हमारा कौन है, तो एक आपका हीरा है, दूसरा आपका चारकोल है। तो चारकोल को अगर आप देखेंगे तो ये भी 3 प्रकार का होता है। एक हमारा क्या होता है, तो एक अगर हमारा बात करेंगे तो एक होता है आपका सकरा और दूसरा हमारा क्या होता है, तो दूसरा हमारा होता है जैसे हम क्या बोलते हैं काष्ठीय सकरा काष्ठीय चारकोल कहा जाता है। और तीसरा हमारा होता है अस्थि होती है, क्या बोलते हैं, अस्थि चारकोल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे चारकोल जो होते हैं ये 3 प्रकार का होता है। और वैसे ही अगर कोयले को अगर देखेंगे तो ये भी हमारे 4 प्रकार का होता है। एक में आपका होता है जैसे हम क्या बोलते हैं, तो एंथ्रेसाइट के नाम से जानते हैं, एक हमारा होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा हमारा होता है जैसे हम क्या बोलते हैं, तो बिटुमिनस कहा जाता है, और तीसरा जो हमारा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे लिग्नाइट के नाम से जानते हैं। और इसके अगर बात करेंगे तो चौथा हमारे क्या होता है, तो पीट कोयला के नाम से जाना जाता है। तो कोयला अगर देखा जाएगा तो 4 प्रकार का, सकरा चारकोल अगर देखी जाएगी तो 3 प्रकार का है, क्रिस्टल कार्बन अगर देखा जाएगा तो 3 प्रकार का, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ग्लास जो है ये आपका कार्बन का अपरूप नहीं कहा जाता है। तो कार्बन के अपरूप मात्र कौन कौन होंगे, तो आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया। तो जितने ने ग्लास को लगाया बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है, तो ग्लास जो है ये कार्बन के अपरूप नहीं कहे जाते, हीरा कहा जाता है कार्बन का अपरूप, साथ में हमारा ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप कहा जाता है, फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो इसका आंसर आपका डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है फटाक से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है। नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन का आंसर आपको लगा देना है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि क्या बोल रहा है कि बेटा
विटामिन ए मतलब निम्न में से कौन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, निम्नलिखित में से कौन जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए भाई। तो निम्न में से कौन जो है रक्त का थक्के जमने में मदद करता है, कि विटामिन ए करता है, कि विटामिन डी करता है, कि विटामिन के करता है, कि फ्लोलिक एसिड जो है ये रक्त के थक्के को जमने में मदद करता है। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए फटाक से सारे लोग लगा दे फटाक से। हाँ, तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। चलिए तो लगाए क्वेश्चन का आंसर लगाए भाई। हाँ, दिवाली में भी क्लास हो जाता है भाई, है ना। तो लगाए क्वेश्चन का आंसर लगाए। तो क्या बोल रहा है तो क्वेश्चन आपका है, तो विटामिन ए या विटामिन डी, विटामिन के या फ्लोलिक एसिड, तो ये हमारे क्या कहा जा रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें रक्त का थक्का जमा जाता है। तो सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कि विटामिन के जो है, विटामिन के जो है ये बिल्कुल सही आंसर है कि विटामिन के जो है इसका सही आंसर है कि विटामिन के में आपका क्या होता है, रक्त के थक्का जमाने के लिए जाना जाता है। विटामिन ए को अगर देखेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, तो इसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन के को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, फिलोक्विनोन के नाम से इसे जाना जाता है ना। और अगर फ्लोलिक एसिड का मतलब ये कौन सा विटामिन है, तो ये विटामिन B9 को कहा जाता है, विटामिन B9 को कहा जाता है, इसे फ्लोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि विटामिन ए जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी जो है इसे कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन के जो है इसे फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, क्विनोन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B9 जो है आपको फ्लोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे विटामिन, जैसे विटामिन ए को अगर देखेंगे तो इसकी कमी से हमको क्या हो जाती है, तो रतौंधी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से अगर देखें, और बी की कमी से अगर देखेंगे तो विटामिन डी की कमी से हमको क्या होता है, तो दो बीमारी होती है। जो बच्चों में होती है उसे रिकेट्स कहा जाता है, और जो बड़ों में होती है तो उसे कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है, ऑस्टियोमलेशिया के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। बड़ों में होने वाली ऑस्टियोमलेशिया है और बच्चों में होने वाली रिकेट्स कही जाती है ना। और उसके बाद विटामिन के कमी के कारण क्या होगा, तो यहाँ तो क्वेश्चन ही पूछा है इसमें, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और एक और बात याद रखिएगा, इस विटामिन को एंटी हेमरेज विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे, एंटी हेमरेज विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B9 जो है या फ्लोलिक एसिड अगर आपकी बॉडी से कम होगा तो इसकी कमी के कारण हमको एक रोग होता है जिसे क्या कहा जाता है, अनीमिया रोग कहा जाता है। तो अनीमिया रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो विटामिन B9 की कमी के कारण कौन सी रोग हो जाती है, अनीमिया रोग हो जाती है। तो यही अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कम होती है, और कैसे कम हो जाती है कि बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में विटामिन B9, विटामिन B6 और विटामिन B12 अगर एक साथ अगर आपकी बॉडी से कम हो रहा होता है तो हमको क्या होता है, अनीमिया तो होगा, साथ में इसमें हम क्या लगा देते हैं, तो मैगोब्लास्टिक अनीमिया रोग हो जाती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो मैगोब्लास्टिक अनीमिया कब होती है, जब बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी से विटामिन B9, विटामिन B6 और विटामिन B12 अगर ये बहुत तेज़ी से कम हो रही होती तब ये होती है बीमारी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो क्वेश्चन का आंसर आपका देना है फटाक से। तो नंबरिंग देखो ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं है, तो नंबरिंग को नहीं देखना है, तो क्वेश्चन का आंसर लगाना है। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन लगा दीजिए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको लगा देना भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे कि क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, पृथ्वी के किस बिंदु पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो ये आपको आंसर देना है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर नहीं होता है, कि भूमध्य रेखा पर नहीं होता, कि समुद्र की सतह पर नहीं होता, कि पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है। तो जल्दी से बताएंगे कि उत्तरी और दक्षिणी बिंदु पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर या पृथ्वी के केंद्र पर। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए भाई सारे लोग। तो जल्दी से एक बारी क्वेश्चन का आंसर लगाए फटाक से। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं के साथ क्वेश्चन का आंसर लगाए भाई। ठीक है, हैप्पी दिवाली। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली। चलिए क्वेश्चन का आंसर लगाइए, क्वेश्चन का आंसर लगाइए फटाक से, है ना। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे भाई। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाना है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
तो क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, कि भूमध्य रेखा पर, कि समुद्र की सतह पर, कि पृथ्वी के केंद्र पर। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो हो रहा है सबसे कम हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो ये कहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए, आपके पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित वैसे कौन सा मास्टर ग्रंथि कही जाती है। तो निम्नलिखित वैसे कौन सा जो है जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, निम्नलिखित वैसे कौन सा है जैसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। थाइमस ग्रंथि को जाना जाता है, अग्नाशय को जाना जाता है, पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है, कि पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि निम्नलिखित वैसे कौन सा जैसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, थाइमस को जाना जाता है, अग्नाशय को जाना जाता है, पीनियल को जाना जाता है, कि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए भाई फटाक से। तो निम्नलिखित वैसे कौन सा मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो सारे लोग आंसर लगाते हैं इसका। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो इसे कहा जाता है हमारा डी ऑप्शन जो है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाने जाता है। तो पीयूष ग्रंथि जो है हमारी शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड भी कही जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, तो हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड कही जाती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड कही जाती है। साथ में इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रही, सारे बड़े हार्मोन्स का इसका स्त्रावण करना इसी के अंडर में होता है। सारी जितनी भी ग्लैंड होती है, जो अंतःस्रावी ग्लैंड जितनी भी होती हैं, चाहे वही स्रावी ग्लैंड जितनी भी होती है, इसका कंट्रोल किसके पास होता है, तो ये आपका ग्रंथियों का दिमाग भी कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है। और इसका जो शेप होता है, इसका आकार जो होता है सबसे छोटा कहा जाता है, जो मटर के दाने के समान इसका आकृति होती है या उसका आकार होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा भाई। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या लगाएंगे, तो इसका आंसर हमारा डी जो है इसका राइट दी आंसर होगा। डी जो है इसका राइट दी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि क्या बोल रहा है कि दूध के घनत्व को निम्न में से मापा जाता है। दूध के घनत्व को किस में से मापा जाता है, तो आपके पास है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, कि लैक्टोमीटर से मापा जा रहा है, कि विट्रोमीटर से मापा जा रहा है, कि थर्मोमीटर से मापा जा रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए कि दूध के घनत्व को निम्न में से मापा जाता है। तो आपको बताना है कि दूध का घनत्व जो है किस में से मापा जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन बताएं कि द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दे फटाक से। तो क्वेश्चन का आंसर लगा दे फटाक से कि क्या होगा आपका, है ना। हाँ, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दे एक बारी में। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, तो दूध के घनत्व को निम्न में से मापा जाता है। तो दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है, तो आप जानते हैं कि इसको मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का किया जाता है यूज़, तो लैक्टोमीटर का यंत्र का यूज़ किया जाता है ना। हाइड्रोमीटर का यूज़ मतलब आपको पता है कि हाइड्रोमीटर का यूज़ कैसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर, हाँ, तो सारे लोगों ने आंसर आपका सही लगाया। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। बी जो है बिल्कुल राइट दी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या बोल रहा है, कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन के बारे में पूछा है कि वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कि विसरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, कि विसरण के सिद्धांत पर काम करती है, कि अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है, कि परासरण के सिद्धांत पर काम कर रही है, कि अभिकेंद्रण सिद्धांत पर काम कर रही है। तो यहाँ पर सीधा सा अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर सीधा सा अगर बात करेंगे तो दो ऐसे बल जो आपका केंद्र की तरफ और बाहर की तरफ दोनों की तरफ आपका अनुभव कर रहा होता है, उसी के कारण ये जो है वॉशिंग मशीन की बात करें, को मौत का कुआं की बात करें, तो ये उसके उदाहरण बन जाते हैं, है ना। तो जल्दी से बताया कि वो ऐसे कौन से बल हैं जिसके कारण जो है वॉशिंग मशीन उस सिद्धांत पर कार्य कर रही होती है, वो उस सिद्धांत पर कार्य कर रही है। तो सारे लोग आंसर लगा दें फटाक से। सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं इसे पढ़े हुए हैं ना। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे बढ़िया से कि क्या बोलेगा इसका आंसर। हाँ,
हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर हमारा है अपकेंद्रण बल। तो देखो याद रखिएगा कि अपकेंद्रण बल का मतलब ये है कि एक ऐसा बल जिसके कारण क्या होता है कि जब हम केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र के बाहर की तरफ जब हम लगा रहे होते हैं, तो केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लग रहा होता है तो उसे अपकेंद्रण बल कहा जाता है। और जो केंद्र से अंदर की तरफ लगा रहा होगा, तो केंद्र से अगर बात करेंगे तो केंद्र बाहर से, मतलब अब ये क्या हो रहा है कि जो केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा है तो उसे अपकेंद्रण बल कह रहे हैं, और जो बाहर से केंद्र की तरफ लग रहा है तो उस बल को क्या कहा जाता है? तो इसे अभिकेंद्री बल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अपकेंद्रण बल के कारण क्या हो रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य करना किस सिद्धांत पर होता है? तो ये अपकेंद्रण बल के कारण हो रहा है, जिसके बल के अनुभव का कारण क्या होता है कि केंद्र से जो बाहर की तरफ बल लग रहा है, केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लग रहा है वो कारण है आपका वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रण बल के कारण। और अभिकेंद्रण का बल का कारण मतलब जो बाहर से केंद्र की तरफ लग रहा है, जो बाहर से केंद्र की तरफ लग रहा है तो उसे क्या कहा जा रहा है? तो उसे वॉशिंग मशीन में नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाता है जैसे मौत के कुएं में एक मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है वो कहाँ की ओर उस पर बल लगाकर उसको बैलेंस कर पा रहा है। तो याद रखिएगा कि अभिकेंद्रण बल के कारण मोटरसाइकिल चलाता हुआ व्यक्ति मौत के कुएं में जो बल का अनुभव करता है वो बाहर से केंद्र की तरफ अनुभव हो रहा होता है, जिसमें गुरुत्व बल जो होता है उसके लंबवत हो जाता है। गुरुत्व बल जो है वहां पर क्या हो गया? आपका लंबवत हो जा रहा है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो इसका आंसर तो वैसे आपका क्या हो गया? अपकेंद्रण के कारण हो रहा है कि वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो अपकेंद्रण बल के काम करता है जो केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा होता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए। आपके पास क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है हमेशा आकर्षक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बल है जो हमेशा आकर्षक होता है? कि स्तर वैद्युत बल के बारे में बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात कर रहा है कि पेशी या चुंबकीय बल के कारण होता है? तो क्वेश्चन का आंसर लगाएं फटाक से। तो क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे भाई फटाक से, सारे लोग लगा दे क्वेश्चन का आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बल है जो आकर्षक बल होता है, हमेशा ही होता है? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। हाँ, तो सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए, कि सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। तो सारे लोग क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? देखो गुरुत्वाकर्षण अगर बल की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल जिसको कहा जाता है सबसे प्रबल बल कहा जाता है, जो किसमें लग रहा होता है कि जिसमें असंपर्क के बल कहा जाता है। जैसे क्या कहा जाता है? असंपर्क बल कहा जाता है, जो पिंडों पर लग रहा होता है, दो ऐसे पिंड जो आपस में आकर्षित हो रहे हैं। जैसे अगर बात करें कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगने वाला आकर्षक बल क्या कहलाता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगने वाला तो एक ऐसा असंपर्क बल जो हमेशा काम कर रहा होता है, हमेशा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी से एक और क्वेश्चन बना लेता है कि गुरुत्व बल क्या होता है? तो गुरुत्व बल क्या है? तो दोनों में अंतर क्या है? तो याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर देखा जाएगा तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगने वाले उस बल को क्या कह रहे हैं? तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं। और गुरुत्व की अगर बात करेंगे तो ये जो है पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही होती है। कि वस्तु जो है आपका क्या हो रहा है कि सभी वस्तुएं जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, तो इन वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो गुरुत्व बल का नाम दिया जाता है। तो एक दूसरे बल को, मतलब पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रही, तो इस गुण को क्या कहा जाता है? इस बल को क्या कहा जाता है? तो इसे गुरुत्व बल कहा जाता है। और जब दो पिंड पर आकर्षित हो रहे हैं, जैसे अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो इसे गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। जो कैसा बल है? तो एक बड़ा ही प्रबल बल जिसे असंपर्क बल का नाम दिया जाता है, असंपर्क बल का नाम दिया जाता भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बना लीजिए कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपका जीवों की मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? जीवों के मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो जीवों की मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? ये आपको आंसर देना है कि पेशी बल कहा जाता है, कि घर्षण बल कहा जाता है, कि असंतुलित बल कहा जाता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर बना दे फटाक से भाई, जल्दी से। हाँ, तो जैसे अभी आपने नाम लिया वैसे ही इसका आंसर है।
जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि क्या बोल रहा है कि जीवों की मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीवों की मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को, तो जैसा है क्वेश्चन में आपका मांसपेशियां आपका मिल गई, और मांसपेशियां मतलब आपका यहाँ पर भी मिल रहा है मस्कुलर, तो मस्कुलर पेशी मतलब आपका क्या हो गया, बल कौन सा हो गया, तो पेशी बल के कारण। मतलब अगर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि जीवों की मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है, पेशी बल कहा जाता है। ठीक है, अगर हम गेंद को फेंक रहे हैं, गेंद को फेंक रहे हैं तो उस पर लगाया गया एक बल, वो कौन सा बल हो गया, तो वो पेशी बल के नाम से हो गया। घर्षण बल क्या हो रहा है, तो घर्षण बल जो है किसी चिकनी और फिसलनदार सतह पर एक बल जो है उसकी विपरीत दिशा में लग रहा, मतलब यहाँ पर अगर फिसलन है तो यहाँ से एक बल आपका जो है उसकी विपरीत डायरेक्शन में लग रहा होता है, तो इसे घर्षण बल कहा जाता है। तो घर्षण बल को कम करने और घर्षण बल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर कम करना होता है तो हम क्या कर रहे हैं, सतह को चिकना कर दिया जाता है। कि घर्षण को अगर कम करना है तो हम सतह को क्या करते हैं, तो चिकना करते हैं, और अगर घर्षण को बढ़ाना होता है तो सतह को खुरदरा कर दिया जाता है, खांचे बना दिया जाता है भाई। तो ये सभी लोग जानते हैं कि घर्षण जो होता है अपोजिट एक बल काम कर रहा होता है, अपोजिट बल काम कर रहा होता है, तो इस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और इसको कम करने के लिए सतह को चिकना किया जाता है और बढ़ाने के लिए खांचे बनाया जाता है, खुरदरा किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या था इसका, तो इसका आंसर आपका क्या है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर आपका ए होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा, ए जो है इसका राइट दी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए कि क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, तो क्वेश्चन का आंसर लगा देना है फटाक से, आपको जल्दी से आंसर लगा दें आपको आंसर। ठीक है, तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है कि हाँ, तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में है कि चेन्नई में है कि बेंगलुरु में है कि कोलकाता में। नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो क्वेश्चन का आंसर लगाए कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, कि नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में कि कोलकाता में। तो क्वेश्चन का आंसर लगा दे फटाक से, सारे लोग क्वेश्चन का आंसर लगा दे फटाक से कि क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपका क्या है, तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला भौतिकी प्रयोगशाला जो हमारी राजधानी, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए, आपके पास है 13वें नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जटिल ऊतक का उदाहरण होता है, जटिल ऊतक का उदाहरण होता है। तो ये बताना है आपका कि जटिल ऊतक का उदाहरण कौन सा होगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि पैरेन्काइमा होगा, कि कॉलिनकाइमा होगा, कि संवहन ऊतक कहा जाएगा, कि स्क्लेरेन्काइमा होगा। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि जटिल ऊतक का उदाहरण कहा जाएगा, पैरेन्काइमा है, कॉलिनकाइमा है, कि संवहन ऊतक है, कि स्क्लेरेन्काइमा है। तो क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, फटाक से आंसर लगाइए। सारे लोगों को गुड इवनिंग। और दिवाली के शुभ अवसर पर, दिवाली के शुभ अवसर पर आपके पास बहुत सारी चीजें भी है भाई। याद रखिएगा कि अगर आज के दिन आप अगर अपने स्टडी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप अड्डा का महापैक ले सकते हैं, मतलब बिहार अड्डा बिहार अड्डा 24/7 का आप क्या ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं महापैक को ले सकते हैं, जिसमें आपको आज के दिन जो है आपको मिल जाएगा क्या, बड़ा ही आपको मिलेगा ऑफर। ठीक है, तो महापैक में आपको मिल जाएगा बहुत सारा ऑफर। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन को लगाते हैं। तो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन को लगाना। तो जटिल ऊतक का उदाहरण क्या कहा जाता है, तो भाई ये आपका है संवहन ऊतक कहा जाता है, जिसे कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है या कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हमारा कौन सा हो गया, तो जाइलम आपका फ्लोएम हो गया, तो ये से क्या कहा जाता है, तो इसे जटिल ऊतक के नाम से जाना जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका 2 या 2 से अधिक वाली स्थिति आपकी बन रही। एक ऐसे ऊतक जो क्या कर रहा है, बांध के रखा हुआ होता है, जो अपने 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो जटिल ऊतक को अगर देखेंगे तो ये हमारे कौन से कहे जाते हैं, तो आप फ्लोएम के नाम से जानते हैं इसको, और साथ में हम जाइलम के नाम से जाना जाता है ना। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो इसका आंसर हमारा सी जो है बिल्कुल राइट दी आंसर है, सी जो है बिल्कुल राइट दी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपको बताना है कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कैसा होता है। तो आंसर आपको देना कि घटता है, समान रहता है, कि शून्य हो जाता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कि घटता है, कि समान रहता है, कि शून्य हो जाता है, कि अधिकतम रहता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है जल्दी से भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आपको लगा देना है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए।
हाँ, तो इसका आंसर क्या है? तो आपको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है हमेशा ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ध्रुवों पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम कहाँ पर जाते हैं, तो जैसे जैसे केंद्र की तरफ जाते हैं, तो केंद्र की तरफ जाने पर इसका मान क्या होता है? घट जाता है ना। तो समान की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर रहता है? तो ये हमारा भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर आपका न्यूनतम होता है, ठीक है। तो सबसे कम अगर देखेंगे केंद्र पर कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। और अगर बात करेंगे ध्रुवों पर कितना होता है, तो ध्रुवों पर हमेशा अधिकतम होगा और केंद्र पर कितना होता है? 0 होता है। और जैसे जैसे केंद्र पर जाएंगे तो ये आपका कैसा होता है? घटता चला जाता है। और भूमध्य रेखा पर ये आपका कैसा हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो इसका आंसर हमारा क्या है? डी जो है राइट दी आंसर है। क्वेश्चन के अगले पड़ाव में चलते हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आश्रव तरंगों की आवर्ती क्या होती है। तो देखो फिर से मैंने बोला था कि बिहार महापैक जो है आपको इसको यूज करना है, तो आपको क्या कर सकते हैं? Y624 इस कोड को लगा सकते हैं। दीपावली के अवसर में आपको अच्छा भरकम क्या मिल जाएगी? डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगी, जिसमें आप सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बिहार में मद्य निषेध की परीक्षा, आप पुलिस की परीक्षा, दरोगा की परीक्षा है ना, सिविल कोड की परीक्षा, आपका CGL की परीक्षा, सारी परीक्षाओं के लिए एक पैक है आपका, ऑल इन वन एक पैक है, जैसे बिहार महापैक के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपको Y624 कोड का इस्तेमाल करना भाई, तो आप उसके इनरोल हो सकते हैं। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए 12 महीने की वैलिडिटी है, जिसमें आपको सारी क्लासेस जो है आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, साथ में लाइव क्लासेस भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। तो क्वेश्चन के इस सीरीज को देखें और क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आश्रव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो आश्रव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है आपको बताना है कि 20 हर्ट्ज से कम है, कि 20 हर्ट्ज से अधिक है, कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, या 20 हर्ट्ज से कम है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका पता है कि क्या होती है? जिसको सुना नहीं जा सके उसे आश्रव तरंगे कहा जाता है, जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है। आश्रव तरंगे कहा जाता है जो क्या होती है? आपकी 20 हर्ट्ज से कम की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। लगभग लिखा हुआ है, अप्रोक्स आपको बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग जो है लगभग कितना होता है। तो क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए फटाक से। कितना होगा? कि 332 होगा, कि 320 होगा, कि 110 मीटर का होगा, कि 232 मीटर का होगा, है ना। तो जल्दी से बताना है कि 332 मीटर प्रति सेकंड है, कि 220 मीटर प्रति सेकंड है, कि 110 मीटर प्रति सेकंड है, कि 232 मीटर प्रति सेकंड है। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए, फटाक से आंसर लगा दीजिए, सारे लोग लगा दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या है भाई? तो इसका आंसर आप लोग जो बोल रहे हैं, हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है? तो इसका सही आंसर आपका है कि 332 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु का वेग देखो, कभी कभी इसका आंसर मैं कई बार बोला है आपको कि इसका आंसर आपको 331 मीटर प्रति सेकंड भी लिखता है। तो ये भी आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पर आपका लगभग बताया हुआ है। तो लगभग में वैल्यू जो होती है उसके बराबर ही पहुँचती है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो याद रखिएगा 331 भी सही है और 332 भी जो है आपका सही है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो वायु में ध्वनि की स्पीड क्या होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए, आपके पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। तो साधारण बातचीत में हम ध्वनि की तीव्रता पूछ रहा है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आप जानते हैं कि डेसिबल का यूज किया जा रहा है, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। और उसको मापा जाता है किससे? तो ऑडियो मीटर से मापा जाता है ना। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम ऑडियो मीटर का यूज करते हैं। और यूनिट की अगर बात करें, तीव्रता को, यूनिट को हम किस में रखे हैं? तो इसे हम डेसिबल से मापा जाता है। तो डेसिबल को आपको बताना है कि कितने डेसिबल को साधारण बातचीत के लिए, ध्वनि के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि ये कितना होगा भाई? तो 30 से 40 की डेसिबल। तो 30 से 40 की डेसिबल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साधारण बातचीत के लिए किया जाता है। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसकी आवाज का स्वर बदल जाता है, उसकी आवाज की ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाती है? आपकी बदल जाती है। तो ये कितनी होती है? तो 50 से 60 हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण जिसमें मापा जाता है तो ये आपका 80 से 90 और मैक्स टू मैक्स आपका जितना जाएगा वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाता है भाई, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? तो बी जो है इसका राइट दी आंसर है। बी जो है आपकी राइट दी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए कि परस्पर तरंगे मनुष्यों द्वारा, परस्पर तरंगे जो है मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती हैं कि नहीं सुनी जा सकती हैं। परस्पर तरंगे जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है कि नहीं सुनी जा सकती, कभी नहीं सुनी जा सकती, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि क्या बोल रहा है कि परस्पर तरंगे जो है सुनी जा सकती है कि नहीं सुनी जा सकती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर बना दीजिए भाई। परस्पर तरंगे जो है मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कि कभी नहीं सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए, फटाक से लगाइए, है ना, जल्दी से। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका, जल्दी से आएगा, जल्दी से आ जाए फटाक से। फिर उसके बाद आज का क्लास जो है आपका एंड करने का समय भी हो रहा है
है ना। तो फिर उसके बाद दिवाली भी बनाना भाई, दिवाली भी बनाना है, सारे लोगों को फटाके भी फोड़ने हैं जल्दी से, है ना। और अच्छा अच्छा व्यंजन जो बना हुआ घर में उसको भी खाना है। तो क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए फटाक से। तो पराशर तरंगे जो है मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती है, बिल्कुल सही है कि इसे हम सुना नहीं जा सकते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं इन तरंगों को सुन सकते हैं, भली भांति सुन सकते हैं, है ना। तो जैसे कुत्ते इस श्रेणी में आते हैं आपके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। आपके पास 19वें नंबर का क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन की तरफ है हम। तो विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण कहा जाता है। विद्युत धारा के उपकरण को मापने वाला उपकरण क्या है आपका। तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है, एमीटर का यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है कि विभव मापी का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, जल्दी से आंसर देंगे कि विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण क्या होता है। विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है कि गैल्वेनोमीटर होता है कि विभव मापी कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, तो इसका आंसर आपका है वो अमीटर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, एमीटर है। तो यहाँ पर देखिए एक वोल्ट मीटर जो होता है और विभव मापी जो है, इससे हम मापते क्या है, तो इससे आप याद रखिएगा कि विभव या तो वोल्टेज को मापने वाला यंत्र कहा जाता है, वोल्टेज को मापने वाला यंत्र कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर की अगर बात करेंगे तो ये क्या पता करता है कि धारा का प्रभाव किस दिशा में है, कि धारा का जो प्रभाव है वो कहाँ पर किस डायरेक्शन में बह रही। तो धारा का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है, करंट का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है वो क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर और विभव मापी जो है या तो आपका विभव को मापने या वोल्ट को मापने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका एमीटर जो है बिल्कुल राइट दी आंसर है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाएं और फिर दीपावली में आपको शामिल हो जाना है अपने अपने दिवाली के अवसर में बढ़िया से तैयार होकर बढ़िया से अच्छे अच्छे व्यंजनों के साथ अच्छे से आपके प्रार्थना करते हुए पूजा करते हुए आपको आज का दीपावली का जो अवसर है उसको अच्छे से बनाना भाई अपने साथ परिवार के साथ, है ना। तो अड्डा परिवार की तरफ से, चंदन सर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा ऐसे ही दीपावली बनाते रहें और आने वाले समय में आपको अपने सिलेक्शन के साथ अपने परिवार के साथ जो है बनाना है दिवाली, है ना। तो बहुत सारे लोग जो है इस उम्मीद में से लगे हुए कि एग्ज़ाम अच्छा जाए और हम अच्छे से सिलेक्शन ले जाएं भाई। तो सारे लोगों को बढ़िया से शुभकामनाएं हैं और ऑल द बेस्ट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो सारे लोग जल्दी से क्वेश्चन का एक आंसर लगाएं और आज के क्लास को यहाँ पर करते हैं समाप्त। तो एमीटर जो होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसे आप याद रखिएगा अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। इसका आंसर क्या लगाएंगे, अनंत हो गया। तो आज की क्लास में ये रहे आपके अंतिम क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके हो गए खत्म। तो आज की क्लास जो है यहाँ पर करेंगे समाप्त और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट दिन आपको नेक्स्ट कक्षा में नेक्स्ट क्लास के साथ आपके नए नए क्वेश्चनों के साथ मिलते रहेंगे और लगातार आपकी जो है जो जर्नी जो आपकी स्टार्ट हुई थी एमसीक्यूज की बहुत सारे क्वेश्चनों की, ये लगातार होगी। अब जो आपका प्लान होगा कि हम टॉपिक वाइज हर दिन जो है क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे पाचन तंत्र का हो गया कि विटामिन का हो गया, तो ऐसे हर दिन उस क्वेश्चन के मतलब उस टॉपिक के क्वेश्चन लगा देंगे जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए, एग्जाम की एक अच्छी तैयारी हो जाए, है ना। तो यही आपका करना है भाई। तो आपको रेगुलर जो है सारे लोगों को 11 बजे जो है 11 बजे रात को हमारा क्लास होता है और रेगुलर क्लासेस आपकी होती है 11 से 12। तो आपको जुड़ना है, तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है कि 11 से 12 चंदन सर की क्लास होती है जिसमें हम साइंस के वो क्वेश्चन को लगा रहे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं भाई। तो आज के क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं और एक और चीज आपको बता दे रहे हैं कि आज दिवाली का अवसर चल रहा है कि दिवाली के अवसर में आपके पास क्या है, तो आप याद रखिएगा कि आपके पास है बिहार महापैक। तो बिहार महापैक आपके लिए क्या है कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको पूरा डे एंड नाइट आपको तैयारी कराने के लिए बिल्कुल तैयार है भाई। तो इस पैक को आज ही आपको ले लेना है क्योंकि आज दिवाली का अवसर है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा जाना है कहां पर, तो आपको जाना है गूगल में और गूगल में जाते हुए आपको कहां पर सर्च करना है, तो जाते ही आप सर्च करेंगे कहां पर, तो यहां पर टेलीग्राम पर आपको सर्च कर टेलीग्राम यहां पर आपको सबसे पहले आपको जाना है बिहार अड्डा 24/7 को सर्च कर लेना है। तो बिहार अड्डा 24/7 को आपको जैसे सर्च करते हैं तो यहां पर आपका क्या आएगा, तो यहां पर आपका कोर्स आएगा। तो इस कोर्स को आपको जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कहां पर जाना है, स्टेट एग्जाम पे जाना है और स्टेट एग्जाम पर आपको कहां पर जाना है, तो बिहार पर जाना है। तो बिहार
बिहार पर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर आपका कोर्स कौन सा दिख रहा है, तो आपको लेना बिहार महापैक के नाम से ये कोर्स आपका आ रहा है। इस कोर्स पर आपका क्लिक कर देना है और कोर्स को जैसे ही आप परचेस करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर एक और विंडो आपका खुलता है। तो जैसे इस विंडो पर आपको जाना है तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा ये व्यू ऑफर आएगी। तो इस व्यू ऑफर पे आपको क्लिक करनी है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एंटर कूपन कोड डालना है आपका, है ना। तो यहाँ पर कूपन कोड क्या लगाना है, तो आप मेरे कोड को लगा सकते हैं। अब मेरे इस कोड को लगाएंगे तो कूपन कोड आपका क्या है, चंदन सर का कोड, तो आपका कोड है मतलब Y624, है ना। तो Y624 जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका कोर्स कितना हो गया कि 11,996 रुपये का कोर्स था, जो आपको मिल रहा है 2700 रुपये का कोर्स है, मतलब 2760 रुपये मान के चलो कि ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 2760 रुपये का अगर ये कोर्स है तो अगर आप ऐप के थ्रू जाते हैं, अड्डा के ऐप के थ्रू इसे परचेस करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉइन मिल जाएंगे जो 100 रुपये या 200 रुपये के कॉइन्स होते हैं। तो ये आपका 2700 रुपये से मतलब मान के चलो 2600 रुपये का कोर्स मिल जाएगा, है ना। तो ये कोर्स आपका आज के लिए अवेलेबल है। दिवाली के अवसर में आपको इतना कोड लगाते हुए इतना डिस्काउंट मिल रहा है भाई कि 11,000 का कोर्स सीधा आपका 2700 में आ गया। तो आज इसके ज्वाइन कर ले और इसमें सारी क्लासेस आपकी मिलेगी, चाहे आपका पुलिस का हो, चाहे आपका सिविल कोड का हो, चाहे आपका CGL का हो, जो भी परीक्षाएं होंगी उसकी तैयारी आपको एक ही पैक में हो जाएगी। आप सारे एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं, सारी क्लासेस के लिए रन कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड डे। एंड लास्ट में फिर से वही है कि अड्डा परिवार की तरफ से, चंदन सर की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दिवाली के अवसर में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे, जय हिंद।